Hello, good morning, students. So, today we are going to start a new topic that is the enzyme catalysis. So, what is enzyme catalysis? Okay, we are talking about enzyme catalysis. Enzymes are the biological catalyst. What are enzymes? These are called biological catalyst. ठीक है, catalyst को हम जानते हैं, catalyst increases the rate of the reaction, and so we can say that these enzymes also increases the rate of the reaction, but these enzymes are helpful in case of the biological reactions. Okay, say for example oxidation reactions, reduction reactions that takes place in plants, in animals, means in living beings. Okay, so where these catalysts are used in biological processes, then these are called enzymes. Enzymes are made up of proteins. ये जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन से बनते हैं. ठीक है, तो अब हम यहां पर जो बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस. तो कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी सिंपल हैं. ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड हियर. जैसे दीज आर हाईली एफिशिएंट. ठीक है, दीज आर हाईली एफिशिएंट. अब यहां पर हाईली एफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? हाईली एफिशिएंट का मतलब हुआ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम may transform 1 million molecules of the reactant per minute. यानी कि जो आपका एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम का जो एक मॉलिक्यूल है ये 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है. 1 मिलियन. ठीक है, रिएक्टेंट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट. तो ये इसकी एफिशिएंसी है कि सिर्फ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल है ये, दिस इज ओनली द सिंगल मॉलिक्यूल एंड दिस इज एबल टू कन्वर्ट 1 मिलियन रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट. सो दिस इज द हाईली एफिशिएंसी possessing catalyst which is called enzyme. Second thing is highly specific. जिस तरीके से हमने यहाँ पर सेलेक्टिविटी की बात की थी कैटलिस्ट में, ठीक है, आपको याद होगा ये हमने जो बात की थी यहाँ पर, ठीक है, सेलेक्टिविटी की, तो वही चीज है यहां पर हम स्पेसिफिक, इस चीज को हम यहां पर स्पेसिफिक के टर्म में पढ़ रहे हैं. ठीक है, ये आपकी वही चीज है, सेलेक्टिविटी से ही मतलब है यहां पर. ठीक है, यहां पर सेलेक्टिविटी से ही मतलब है. तो यानी कि हम कह सकते हैं दीज आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर अ गिवन रिएक्शन. दैट इज वन कैटलिस्ट कैन नॉट कैटलाइज मोर देन वन रिएक्शन. ठीक है, यानी कि कोई पर्टिकुलर जो आपका कैटलिस्ट है यानी कि एंजाइम है ये किसी दूसरी रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगा. ठीक है, यानी कि अगर हम यहां पर जैसे हमने सेलेक्टिविटी के केस में देखा था कि आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है तो केवल निकेल के प्रेजेंस में ये मीथेन में कन्वर्ट हो रहा था और वाटर में कन्वर्ट हो रहा था. ठीक है, तो यहां पर निकेल इस रिएक्टेंट को कभी भी इस तरीके से मेथनॉल में कन्वर्ट नहीं कर सकता है और ना ही फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है. तो ये निकेल की क्या है, निकेल यहां पर स्पेसिफिक है किस चीज के लिए, इस फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है. तो इन द सेम वे वी आर टॉकिंग अबाउट द हाईली स्पेसिफिक नेचर ऑफ द एंजाइम. मींस एंजाइम्स की सेलेक्टिविटी होती है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए. ठीक है, ये किसी दूसरी रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगा इन द सेम वे. ठीक है, आगे बात करते हैं हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर. ऑप्टिमम टेम्परेचर से मतलब होता है जो आपका मॉडरेट टेम्परेचर होता है, न तो बहुत ज्यादा न तो बहुत कम. ठीक है, यानी कि एक्सट्रीम जो टेम्परेचर होते हैं दीज आर अवॉइडेड इन केस ऑफ द एंजाइम कैटालाइसिस. ये सिर्फ आपके ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही एक्टिव होते हैं क्योंकि यहां पर बायोलॉजिकल सिस्टम की बात हो रही है, ऐसी रिएक्शंस की बात हो रही है जो बायोलॉजिकल सिस्टम में होती हैं. ठीक है, एट द सेम टाइम दीज आर हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच. पीएच भी आपका ऑप्टिमम होना चाहिए. ठीक है, एक्सट्रीम पीएच नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए. इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स. ठीक है, तो यहां पर कोएंजाइम्स की हेल्प से हम यहां पर एंजाइम्स की एक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं. ठीक है, व्हाट डज दिस डू?
The enzymatic activity is increased in the presence of certain substances known as coenzymes. ठीक है, it has been observed that when a small non-protein vitamin is present along with an enzyme, the catalytic activity is enhanced considerably. यानी कि जो आपके नॉन प्रोटीन वाइटामिन्स हैं जिनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं कोएंजाइम्स, दीज आर कोएंजाइम्स आर व्हाट, विटामिन्स आर द कोएंजाइम्स। जो विटामिन्स यूज होते हैं, तो विटामिन्स हम इसीलिए खाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो विटामिन्स होते हैं दीज एक्ट एज अ कोएंजाइम एंड कोएंजाइम हेल्प्स टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो इन द सेम वे एक्टिवेटर्स आर यूज्ड। तो कोएंजाइम्स आपके विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जबकि एक्टिवेटर्स क्या है, एक्टिवेटर्स जैसे यहां पर सोडियम आयन होते हैं। ठीक है, एक्टिवेटर्स आर नॉट द प्रोटीन्स, आर नॉट द कोएंजाइम्स, ओके, आर नॉट द विटामिन्स, but activators are like ions. Say for example here Na positive, sometimes it may be Mn2 positive, sometimes it may be CO2 positive, Cu2 positive. ठीक है, these are called activators. Now next one is influence of inhibitors and poisons. Influence of inhibitors as poison, यहाँ पे as है, ठीक है, यानी कि जो आपके इनहिबिटर्स होते हैं, इनहिबिटर्स का मतलब हुआ जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, लेकिन जो इनहिबिटर्स होते हैं वो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। यानी कि ये जो इनहिबिटर्स हैं दीज डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। ठीक है, जिस तरीके से यहां पर आपके कोएंजाइम्स और एक्टिवेटर्स एंजाइम्स की एक्टिविटी को एनहांस करते हैं, उसी तरीके से जो ये इनहिबिटर्स होते हैं दिस डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, हेंस डिक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो एंजाइम कैटालिसिस के मैकेनिज्म में पहली चीज तो यहां पर ये समझने लायक है कि जो यहां पर एंजाइम्स होते हैं these contain a number of cavities present on their surface. These cavities are of characteristic shape and possess active groups such as NH2, COH, SH, OH. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो जैसे मान लीजिए ये आपके यहाँ पर एंजाइम्स हैं, these are the enzymes, ये आपका एंजाइम है। ठीक है, ये जो एंजाइम है जो इसका एक्टिव पोर्शन है, एक्टिव पोर्शन कौन सा है, दीज आर द एक्टिव पोर्शन जिनसे यहां पर इसे सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होना है। ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होना है। सो दीज एक्टिव पोर्शंस कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप लाइक OH, लाइक COOH, लाइक SH। ठीक है, इस तरीके से यहां पर इनमें फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप दीज कैन कंबाइन विद द सबस्ट्रेट। तो यानी कि ये जो कैविटीज हैं इनके सरफेस पर ये एक्टिव ग्रुप्स होने चाहिए, तभी ये आपका सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दीज आर एक्चुअली द एक्टिव सेंटर्स, ये आपके एक्टिव सेंटर होते हैं सरफेस पर, ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम पार्टिकल। द मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट यानी कि सबस्ट्रेट which have complementary shape fit into these cavities just like a key fits into a lock. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, you can see here किस तरीके से यहाँ पर आपका जो एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम का जो केस है आप देख सकते हैं कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर सबस्ट्रेट के साथ फिट हो सकता है। जिस तरीके से आपका जो की है लॉक के साथ फिट होता है तभी जाके उसे खोल सकता है, उसी तरीके से देखिए यहाँ पर एडजस्ट हो गया। अगर यहाँ पर ये फिट नहीं हो पाता तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती। तो यहाँ पर क्या होता है, की लॉक मैकेनिज्म होता है, एंजाइम which is acting as a catalyst and substrate. After this fitting, enzyme substrate complex is formed and then this enzyme this forms the product here. यहाँ पर जो substrate है वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया इस तरीके से। ठीक है,
तो आगे बात करते हैं यहाँ पर, thus the enzyme catalyzed reaction may be considered to proceed। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये आपका किस तरीके से इसने प्रोडक्ट दिया है, उसी तरीके से यहाँ पर हम देखें कि 2 स्टेप में होती है बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सब्सट्रेट टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। पहले एंजाइम सब्सट्रेट के साथ मिलेगा तो ये बन गया आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अब यहाँ पर जो एंजाइम है ये तो एज सच रहेगा, क्योंकि एंजाइम क्या है, एंजाइम आपका कैटलिस्ट है, और प्रोडक्ट में आपका सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये 2 स्टेप में ये प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस की। ठीक है, ये आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज द कोलाइड्स। कोलाइड्स क्या होते हैं? ठीक है, अ कोलाइड इज अ हेटेरोजेनस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड, which is called disperse phase, as very fine particles in another substance called dispersion medium। जैसे से फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, वाटर में आपके पास, इस वाटर में आपने डाल दिया क्या, स्टार्च। वाटर में आपने डाल दिया स्टार्च, तो ये जो स्टार्च है, दिस स्टार्च, ठीक है, ये जो स्टार्च है ये है आपका डिस्पर्स फेज। दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्पर्स्ड फेज, ये आपका डिस्पर्स फेज है। लेकिन जो आपका वाटर है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। वाटर आपका डिस्पर्जन मीडियम है, और जो आपके पास स्टार्च है वो डिस्पर्स फेज है। यानी कि जो डिस्पर्स फेज है वो आपके पास किसी सॉल्वेंट में यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो आपका स्टार्च है, और जो सॉल्वेंट है वो आपका डिस्पर्जन मीडियम, जिसमें ये पार्टिकल्स आपके डिस्पर्स होंगे। आगे बात करते हैं। In a colloid, the disperse phase may consist of particles of a single macromolecule, such as protein। तो ये आपके प्रोटीन से बन सकते हैं, और किसी सिंथेटिक पॉलीमर से भी बन सकते हैं, और एन एग्रीगेट ऑफ मेनी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। Colloidal particles are larger than simple molecules but small enough to remain suspended। कहने का मतलब ये हुआ, अब इसको जरा समझते हैं कि बहुत ही सिंपल है। जैसे कोलाइडल पार्टिकल्स आपने पढ़े होंगे 9th क्लास में। ठीक है, क्या होते हैं इनके बारे में। तो जैसे हमने 9th क्लास में 3 चीज़ें पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, याद होगा आपको। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पर पार्टिकल्स आपके, ठीक है, साइज, जो इनका साइज होता है, दिस इज लेस देन 1 नैनोमीटर, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बनाने वाले पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर जो कोलाइड्स होते हैं, कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में इन पार्टिकल्स का साइज होता है। और जो आपके पास सस्पेंशन होते हैं, ठीक है, सस्पेंशन, तो सस्पेंशन पार्टिकल्स आर व्हाट, लार्जर देन 1000 नैनोमीटर। इस तरीके से हमने इनके बारे में पढ़ा था। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का रेंज क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स का रेंज क्या होता है, और सस्पेंशन पार्टिकल का रेंज क्या होता है। एग्जांपल में शुगर सॉल्यूशन आपका ट्रू सॉल्यूशन हुआ, स्टार्च सॉल्यूशन आपका कोलाइडल सॉल्यूशन हुआ। सस्पेंशन जैसे आपकी दाल होती है, दाल में जो दाने होते हैं वो आपके किस तरीके से नीचे बढ़ जाते हैं, या हम बात करें रेत और पानी का जो हम मिक्सर बनाते हैं। ठीक है, तो रेत आपकी सेटल डाउन हो जाती है, बिकॉज दैट इज द सस्पेंशन हैविंग द लार्जर साइज एंड ड्यू टू द ग्रेविटी दैट गेट्स सेटल डाउन। ओके, तो इस तरीके से हम इस चीज को जानते हैं। तो अब आगे जो हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो आपके पास कोलाइड्स है, ठीक है, कोलाइड्स में आपके एक तो होता है डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, एक होता है आपका डिस्पर्जन मीडियम जहां पर पार्टिकल्स आपके डिस्पर्ज, जैसे हमने अभी कहा था कि स्टार्च आपका वाटर में डिस्पर्ज हुआ है। तो ये जो यहाँ पर जो स्टार्च होता है, स्टार्च क्या है, स्टार्च एक पॉलीमर है। स्टार्च इज अ नेचुरल पॉलीमर। आप लोग जानते होंगे प्लांट्स में, ठीक है, ये स्टार्च बनता है। और स्टार्च किसका पॉलीमर है ये भी आप जानते हैं कि कई सारी जो ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं, दीज ग्लूकोज यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म द स्टार्च। ठीक है, यानी कि स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज यूनिट से बनता है। ठीक है, तो यहां पर जब स्टार्च
जो आपके पास पॉलीमर है, ठीक है, उसे हम यहाँ पर डालते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बन जाता है, लेकिन जो इसका साइज होगा इट विल बी इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर टू बी इन कोलाइडल रेंज इट इज नेसेसरी। ठीक है, तो इस तरीके से अब जैसे हम दूध में बात करते हैं, दूध में जो प्रोटीन होता है, ठीक है, दूध में जो प्रोटीन होता है, सो प्रोटीन इज ऑल्सो द व्हाट पॉलीमर। प्रोटीन भी आपका पॉलीमर है। आप लोग जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। बहुत सारे अमीनो एसिड जब कंबाइन होते हैं तब जाके आपका प्रोटीन बनता है। तो दूध में जो प्रोटीन होता है इट ऑल्सो फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशन, हेंस वी कैन से दैट मिल्क इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। मिल्क आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। अब कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, देखो, कोलाइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। द फर्स्ट वन इज फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिबल मीडियम। जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिबल मीडियम का जो फेज है, यानी कि उनका फिजिकल स्टेट है, उसकी हेल्प से भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें यहाँ पर जैसे सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको इस तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पर गैस इन लिक्विड, हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं लिक्विड इन लिक्विड, इस तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है बहुत सारी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन होते हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आगे बात करते हैं दूसरे टाइप का जो क्लासिफिकेशन, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिव मीडियम। तो इनके बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तीसरा है टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज। तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल कैसे हैं, किस इनका नेचर कैसा है, उसके हिसाब से भी हम इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन, यहाँ पर पहले इनका नेचर ऑफ इंटरेक्शन यानी कि इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे किस तरीके से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्सिव फेज कौन सा हुआ, जो कोलाइडल पार्टिकल्स है। डिस्पर्सिव मीडियम किसे कहेंगे, जो आपके पास जैसे वाटर है, वाटर स्टार्च इन वाटर इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो वाटर यहाँ पर डिस्पर्सिव मीडियम हुआ। डिस्पर्सिव फेज कौन हुआ, आपके स्टार्च पार्टिकल्स। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसा है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। पहली चीज है यहाँ पर, पहला जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड लियोफिलिक कोलाइड्स। ऐसे कोलाइड, लियो मीन्स सॉल्वेंट, लियो का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है, लियो का मतलब लिक्विड। फिलिक मीन्स लविंग, यानी कि लिक्विड लविंग कोलाइड्स, ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट लविंग कोलाइड्स। ऐसे कोलाइड्स जो यहाँ पर सॉल्वेंट लविंग होते हैं, लिक्विड लविंग होते हैं, उनको हम कहेंगे लियोफिलिक कोलाइड्स। तो इसका देखिए यहाँ पर कोलाइडल सोल्स डायरेक्टली formed by mixing substances like gum with a suitable liquid. The dispersive medium are called liofilic salts. ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है स्टार्च इन वाटर। जो आपका स्टार्च होता है वो वाटर के साथ, ठीक है, आसानी से इनकी क्या होती है, स्टार्च इज वाटर लविंग, सो इट कैन फॉर्म इजीली व्हाट, इट कैन फॉर्म इजीली दिस लियोफिलिक कोलाइड्स, colloidal solution. Colloids is what? This is the colloidal solution. In short, we can say the colloids for the colloidal solution. ठीक है, an important characteristic of these sols is that if the dispersion medium is separated from the dispersed phase, say by evaporation, the sol can be reconstituted by simply remixing with the dispersion medium. That is why these sols are also called reversible sols. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल स्टार्च और वाटर का जो हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया है, इसे अगर हम बॉईल करते हैं या इसको हम किसी तरीके से इवेपोरेट करते हैं वाटर को कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के बाद, तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन जो स्टार्च है वो यहाँ पर कंटेनर में बच जाएगा। और अगर हम दोबारा वाटर मिला के और इसको शेक करके दोबारा अगर कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्च की एफिनिटी है वाटर के लिए। Starch is water loving, starch is liquid loving, and if starch is liquid loving, that means it is liyophilic colloids, यानी कि liquid loving colloid है ये, क्योंकि ये
दोबारा जब इसमें वाटर मिलाया गया और शेक किया गया, इसने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया। अगर ये स्टार्च आपका वाटर हीटिंग होता, लिक्विड हीटिंग होता, तो ये वाटर के साथ मिलके कभी भी दोबारा कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाता। ठीक है, सो दिस इज द थिंग हियर, मींस दिस लियोफिलिक कोलाइड्स आर रिवर्सिबल सोल्स। रिवर्सिबल सोल्स का मतलब हुआ, जैसे यहाँ पर हमने अभी आपको कहा कि स्टार्च प्लस वाटर मिला के हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया। कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के बाद हमने वाटर को अगर रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद फिर इसमें जब वाटर डालते हैं, तो यहाँ पर दोबारा फिर कोलाइडल सॉल्यूशन हम बना सकते हैं इजीली, वी कैन फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये रिवर्सिबल सोल्स है। सोल्स किसे कहते हैं? सोल्स हम उसे कहते हैं जहां पर सॉलिड डिस्पर्स फेज होता है और लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम होता है। सॉलिड डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड फॉर्म होता है, वहां पर हम कहते हैं सोल्स। ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सोल। फिर से कह रहा हूं कि डिस्पर्स फेज अगर आपका सॉलिड होता है, डिस्पर्जन मीडियम अगर आपका लिक्विड होता है, तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कहते हैं रिवर्सिबल, सॉरी, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सोल्स। और अगर यहां पर हम ये रिवर्सिबल हुए तो रिवर्सिबल सोल इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं। लियोफोबिक कोलाइड्स जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है लियोफिलिक का। लियो का मतलब होता है लिक्विड, फोबिक का मतलब होता है हीटिंग। लिक्विड हीटिंग कोलाइडल सॉल्यूशन, या सिंपली कहें लियोफोबिक कोलाइड्स। अब यहां पर एग्जांपल है, जैसे आपका कोई भी मेटल सल्फाइड है, ठीक है, मेटल सल्फाइड समझ लीजिए आप, जैसे हम बात करें PbS, Cu2S, these are the metal sulfides, and when these are mixed with a dispersion medium like the water, okay, these do not form the colloidal solution. ये simply by mixing with the water cannot form the colloidal solution. Okay, as you could find in case of starch and water, after mixing these two, you can easily form what? You can easily form the colloidal solution. But in case of liophobic colloids, you cannot make the colloidal solution just by simply mixing them. आपको इनकी केस में सिर्फ मिक्स करके और शेक करके कोलाइडल सॉल्यूशन आप इसमें नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय स्पेशल मेथड। आपको स्पेशल मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, बिना स्पेशल मेथड को अप्लाई किए आप यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं। जैसे आपने स्टार्च वाटर का बनाया, तो स्टार्च और वाटर का सिंपली उनको मिला के आपने शेक किया, शेक करने के बाद कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया था। वो इसलिए हुआ क्योंकि स्टार्च वाटर लविंग है, लिक्विड लविंग है, दैट इज द लियोफिलिक सोल्स या कोलाइड। ओके, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लियोफोबिक कोलाइड्स, यानी कि लिक्विड हीटिंग कोलाइड्स। तो लिक्विड हीटिंग कोलाइड्स वही है जो लिक्विड को हीट करेगा, जो लिक्विड को हीट करेगा उसके साथ मिक्स करके वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। तो उसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं? स्पेशल मेथड अप्लाई करते हैं। तो ऐसे जो सोल्स होते हैं, सोल्स मैंने अभी आपको कहा कि जहां पर डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड होता है, ठीक है, और डिस्पर्जन मीडियम आपका लिक्विड होता है, उसे हम सोल कहते हैं। तो उसी चीज को हम करें, ये आपके लियोफोबिक सोल्स होते हैं। दीज सोल्स आर रेडली प्रेसिपिटेटेड, आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। जाहिर सी बात है आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे क्योंकि ये वाटर हीटिंग है, लिक्विड हीटिंग है। जो लिक्विड हीटिंग होगा वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा वाटर में, वो वाटर को रिपेल करेगा, वाटर को रिपेल करके जाहिर सी बात है सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये आपके आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, यानी कि कोगुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कैसे होता है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट अगर आप डाल देते हैं तो ये आसानी से आपके कोगुलेट हो जाते हैं। या आप इसको अगर हीट कर दें, ठीक है, हीट कर देंगे तो आसानी से आपके कोगुलेट हो जाते हैं, या सेक कर दें आसानी से कोगुलेट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये आपके स्टेबल नहीं होते हैं। दूसरी बात ये आपके रिवर्सिबल नहीं होते हैं। रिवर्सिबल क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पर सिंपली दोबारा मिक्स कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया किसी स्पेशल मेथड के अकॉर्डिंग, Cu2S का आपने कोलाइडल सॉल्यूशन वाटर के साथ बना दिया। अब अगर आप वाटर यहाँ से इवेपोरेट कर देंगे तो बचेगा क्या? Cu2S बचेगा, ठीक है, क्यूप्रस सल्फाइड बचेगा। अब आप दोबारा इसमें वाटर डाल देंगे, दोबारा वाटर डाल देंगे तो आप इसको शेक करेंगे या सोचेंगे कि यहाँ पर आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, लेकिन वो नहीं बनेगा। वो इसलिए नहीं बने क्योंकि यहाँ पर जो क्यूप्रस सल्फाइड है, दिस इज नॉट लिक्विड लविंग। If this is not liquid living, that means it is not going to form the colloidal solution just by mixing. You need to apply some different method so that you can form the colloidal solution.
ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। आगे बात करते हैं यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, मल्टीमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटिव कोलाइड्स। तो बहुत ही सिंपल इसको समझना, मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स का मतलब ये हुआ जहां पर, ठीक है, ये देख लीजिए, सबस्टांस एग्रीगेट होते हैं टू फॉर्म स्पीसीज हैविंग साइज इन द कोलाइडल रेंज। जैसे हम बात करें जो आपके गोल्ड सोल्स होते हैं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा जरा, हम बात कर रहे हैं यहां पर, जैसे एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं यहां पर मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया यहां पर गोल्ड सोल, ठीक है, मैंने आपको बताया यहां पर एग्जाम्पल में गोल्ड सोल। अब गोल्ड सोल का मतलब क्या हुआ, मैंने आपसे कहा था अभी कि जो सोल होता है, सोल इज व्हाट, सोल इज द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच disperse phase is solid and dispersion medium is liquid, that is called सोल। तो गोल्ड सोल यानी कि सोने का हम यहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो यहां पर क्या है, मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर आपने, ये आपके पास कोई लिक्विड है, मान लीजिए वाटर है, वाटर में आपने गोल्ड को इस तरीके से मिला लिया, ठीक है, गोल्ड को आपने इस तरीके से इसमें मिला दिया। जब आप इसमें गोल्ड मिला देंगे तो ये जो गोल्ड है, ठीक है, दीज गोल्ड पार्टिकल्स कंबाइन ईच अदर विद वन अदर, एक दूसरे के साथ कंबाइन होने पर, इस तरीके से जब कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन होने के बाद यहां पर क्या होगा, दीज विल फॉर्म द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट रेंज। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर इनके पार्टिकल का जो साइज है, इनिशियली जब आपने इसको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया तो इनिशियली यहाँ पर इनका जो साइज है दैट वाज 1 नैनोमीटर, और जब आपने यहाँ पर इस गोल्ड सोल को छोड़ दिया कुछ समय के लिए, तो इसे छोड़ने के बाद जब आप कुछ समय बाद देखते हैं तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो आपके पास गोल्ड सोल है उसमें कुछ पार्टिकल्स एग्रीगेट होके 10 नैनोमीटर का साइज का पार्टिकल बना दिया, कुछ ने 100 नैनोमीटर के पार्टिकल बना दिए, कुछ ने 900 नैनोमीटर का पार्टिकल बना दिए। इस तरीके से लेकर अब आपको पता है कि 1 नैनोमीटर से लेकर जो 1000 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक आपका कोलाइडल पार्टिकल रेंज होता है। और इस रेंज के अंतर्गत, ठीक है, विद इन दिस रेंज, यहां पर अगर गोल्ड के पार्टिकल का साइज एग्रीगेट होने के बाद रहता है तो ऐसी कंडीशन में आपको डिफरेंट साइज के कोलाइडल पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। वो कोलाइडल पार्टिकल इसलिए क्योंकि उनका साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में, जो कि कोलाइडल पार्टिकल होने की एक क्या है, नेसेसिटी है, ठीक है। और ये मल्टीमॉलिक्यूलर इसलिए क्योंकि इनका साइज क्या डिफरेंट है, ठीक है, हर केस में इनका साइज क्या है, डिफरेंट है, किसी का 1 नैनोमीटर है, किसी का 900 नैनोमीटर, किसी का 10 नैनोमीटर, किसी का 100 नैनोमीटर है। इस तरीके से यहाँ पर इनका साइज डिफरेंट है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड है, जहाँ पर पार्टिकुलर का साइज डिफरेंट साइज के हैं, ठीक है, तो इसे कहेंगे मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मैक्रोमॉलिक्यूलर बहुत ही आसान है इसको समझना। देखिए मैक्रोमॉलिक्यूलर, मैक्रो का मतलब होता है, ये जो मैक्रो है, ठीक है, जैसे माइक्रो होता है ना, माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो मतलब लार्ज, मैक्रो मतलब लार्ज। तो जो आपका मैक्रो होता है इसमें पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होने का मतलब ये हुआ कि ये आप पार्टिकल्स जो होते हैं, these are possessing the highest size possible for the colloidal particle। जैसे आपका 1000 नैनोमीटर आपकी लास्ट रेंज होती है, लास्ट मींस मैक्सिमम साइज होता है कोलाइडल पार्टिकल का। तो इस रेंज, इस साइज के पार्टिकल्स होते हैं आपके। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में एग्जांपल आते हैं आपके पॉलीमर्स। मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स के एग्जांपल कौन है, जहां पर पॉलीमर्स आपके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे आपका स्टार्च हुआ, स्टार्च इज अ पॉलीमर। जैसे आपका प्रोटीन हुआ, प्रोटीन इज अ पॉलीमर, ठीक है। तो इस तरीके, जैसे ग्लाइकोजन,
दिस इज ऑल्सो द पॉलीमर विच इज फाउंड इन द इन आवर लीवर, ठीक है, एज अ कार्बोहाइड्रेट विच इज यूज टू बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ पर ग्लाइकोजन आपको पता है कि जब हमारे पास बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है तब जो हमारा ग्लाइकोजन जो लीवर में होता है ये यूटिलाइज किया जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस बायोलॉजी वाला जानते होंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्च है, प्रोटीन है, दीज आर द पॉलीमर्स, व्हेन पॉलीमर्स फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशन देन वी कैन से दैट दीज आर द मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, मींस दोज कोलाइड्स व्हिच आर हैविंग द लार्ज साइज, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स होते हैं। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैक्रोमोलिकुलर क्या होता है और मल्टीमोलिकुलर क्या। मल्टीमोलिकुलर जहां पर इनका साइज डिफरेंट साइज के होने लगते हैं आफ्टर एग्रीगेशन। मैक्रोमोलिकुलर कौन हुए, जिनका साइज आपका बहुत बड़ा होता है। अब तीसरा जो टर्म है यहाँ पर एसोसिएटिव कोलाइड्स। तो एसोसिएटिव कोलाइड बहुत ही सिंपल है, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे बात कर लेते हैं, जो आपका मिसाइल्स होता है ना, मिसाइल्स, ठीक है, मिसाइल्स, you know missiles are formed in case of the soap, ठीक है। आप जानते हैं साबुन, जानते हैं ना साबुन, साबुन क्या होता है, सोडियम स्टोरेज C17H35COONA, दिस इज कॉल्ड सोडियम स्टोरेट। सोडियम स्टोरेट इज सोप, ये आपका साबुन होता है, ठीक है, सोडियम स्टोरेट आपका साबुन होता है। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो आपका C17, आपने 10th क्लास में पढ़ा इसके बारे में, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे इसको। C17H35CO, दिस इज कॉल्ड स्टोरिएट, ठीक है। यहां पर आपको पता है कि दिस इज द वाटर लविंग पोर्शन, दिस इज वाटर हीटिंग पोर्शन, और आप ये भी जानते हैं किस तरीके से ये किसी डस्ट पार्टिकल को यानी कि ऑयल पार्टिकल को घेरता है। जो यहां पर जो ये जो पोर्शन है, ये जो मैंने यहां पर इन पार्टिकल का पोर्शन जो मैंने आपको बताया, ये वाला पोर्शन, ये these portions are what, कार्बन हाइड्रोजन पोर्शंस, ठीक है। यहां पर ये वाले पोर्शंस हैं ये, और ये कौन से पोर्शन है, CO नेगेटिव, जो वाटर की तरफ है। जैसे मान लीजिए वाटर है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा पोर्शन वाटर में कौन सा है, जो CO नेगेटिव वाला पार्ट है, CO नेगेटिव वाला पार्ट, CO नेगेटिव वाला पार्ट, CO नेगेटिव वाला पार्ट, CO नेगेटिव वाला पार्ट, जो आपका C17H35 है, दैट इज टुवर्ड्स द डस्ट पार्टिकल की तरफ है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर इनिशियली, ध्यान से समझिएगा इसको, यहां पर इनिशियली आपके पास क्या है, इनिशियली जैसे ये है ना, तो यहां पर जो आपका डस्ट पार्टिकल्स है, यहां पर इस तरीके से इसने इसको घेर दिया, ठीक है। इस तरीके से 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा किस तरीके से आपका जो साबुन है वो क्लींसिंग एक्शन करता है, ठीक है। तो ये आपका CO नेगेटिव पार्ट है, ये पूरा यहां पर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर क्या है कि इनिशियली जब आपने सोप को पानी में डाला, जब आप सोप को पानी में डालते हैं यानी कि C17H35CO नेगेटिव, ठीक है, यहां पर इसको हम ऐसे लिख देते हैं। जब आप इनिशियली पानी में डालते हैं तो यहां पर क्या होता है, व्हाट हैपेंस हियर, यहां पर जो C17H35CO नेगेटिव है, ठीक है, ये यहां पर वाटर में इस तरीके से क्या होता है, डिसोशिएट हो जाता है। जब इस तरीके से डिसोशिएट हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर तो आपको पता है कि जो C17H35CO नेगेटिव है, ये आपके पास इस तरीके से जब डिसोशिएट हो जाएगा तो दैट वी कैन से दैट दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, इलेक्ट्रोलाइट इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोलाइट है विच कैन बी डिसोशिएटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस व्हेन दिस इज डिसॉल्व इन द वाटर, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है ये जब इस तरीके से आपका डिसोशिएट हो जाएगा तो ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो इस समय यहां पर ये एक इलेक्ट्रोलाइट है जो यहां पर एक ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा वाटर के साथ। ये वाटर, साबुन वाटर के साथ ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। लेकिन जैसे जैसे यहां पर ये किसी पार्टिकल को सराउंड करने लगता है, और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का जो साइज होता है इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, दैट वी नो। ये आपका 1 नैनोमीटर से कम होता है साइज, किसका, ट्रू सॉल्यूशन का, जो साबुन का वाटर के साथ बनेगा आफ्टर डिसोसिएशन। तो इनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, एक पार्टिकल, इसका साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा। तो यानी कि इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आपका सॉल्यूशन बनेगा दिस इज ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन जब ये आपका डस्ट पार्टिकल के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये एक इस तरीके का एक स्फेरिकल
एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। तो यहाँ पर क्या ये जो पार्टिकल्स है ये इस ऑयल पार्टिकल को या डस्ट पार्टिकल को सराउंड कर लेते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं 1 नैनोमीटर से छोटे साइज के जो सोडियम स्टीरेट के यानी कि स्टीरेट आयन के जो पार्टिकल्स हैं दिस एग्रीगेट टुगेदर। जब ये इस तरीके से एग्रीगेट हो जाते हैं तो एग्रीगेट होने के बाद अब इनका जो साइज है ये 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के साइज के रेंज में आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये कोलाइडेड पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि इनका साइज किस रेंज में आ रहा है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में। जब तक ये इस तरीके से एग्रीगेट नहीं हुए थे तो इनका साइज था 1 नैनोमीटर से कम, तब ये यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे थे। लेकिन जब इनका एग्रीगेशन हुआ, मिसेल फॉर्मेशन हुआ, तब इनका साइज 1 नैनोमीटर से लेकर यहाँ पर 1000 नैनोमीटर के बीच में आया। तब अब इसे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज नाउ कॉल्ड व्हाट, दिस इज नाउ कॉल्ड मिसेल एंड द मिसेल इज व्हाट, द कोलाइडल पार्टिकल। तो अब हम इसको कहते हैं क्या, नाउ दिस इज कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड्स। इसको हम कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स, यानी कि जो पार्टिकल्स आपके एसोसिएट होके बने, ऐसे कोलाइडेड पार्टिकल जो एक दूसरे के साथ एसोसिएशन से बने हैं उनको कहेंगे एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको समझते हैं। अब आगे बात करते हैं। तो मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड्स हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एसोसिएटेड कोलाइड्स भी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ टर्म हैं जैसे मिसेल्स, आपने अभी इसकी डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो दूसरा क्राफ्ट टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पर जो एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं जो हमने अभी बात की यहाँ पर, तो एसोसिएटेड कोलाइड्स जो होते हैं दीज आर फॉर्म, यानी कि जो मिसेल फॉर्मेशन जो होता है ना, ठीक है, पार्टिकल इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन करते हैं ना, तो ऐसा आपका हर कंडीशन में नहीं होता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही आपको इसे आपको देखने को मिलेगा। वो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर यहाँ पर मिसेल फॉर्मेशन होने लग जाएगा, यानी कि जो आपके पास स्टीरेट आयन है उनका एसोसिएशन शुरू होगा, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर। एक तो ये टेम्परेचर रीच होना चाहिए if you want to have the associated colloids like the missiles, okay, and second thing is आपका जो concentration है, ठीक है, concentration भी आपका उस लेवल का होना चाहिए और उस concentration को हम कहते हैं क्या, that concentration is called critical missile concentration, critical missile concentration। वो जो क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, जब तक वो कॉन्सेंट्रेशन रीच नहीं होगा तब तक यहाँ पर पार्टिकल का एसोसिएशन नहीं होगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन इस क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन से कम है तो यहाँ पर एसोसिएशन नहीं होगा, एसोसिएटेड कोलाइड्स नहीं बनेगा। ये तभी बनेगा जब आपका यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होगा, तभी बन पाएगा। तो यहाँ पर दो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई, एक तो क्राफ्ट टेम्परेचर पहुंच जाना चाहिए, दूसरा मैंने कहा क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन पर इसको रीच होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका क्या बनेगा, तभी यहां पर आपका एसोसिएटेड कोलाइड्स बनेगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में ये जो आपका सोप है, दिस सोप विल फॉर्म ओनली द ट्रू सॉल्यूशन। ये सिर्फ आपका ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा, नथिंग अदर देन दिस। ठीक है, और जब ये कॉन्सेंट्रेशन और ये टेम्परेचर रीच हो जाएगा तब ये आपका ट्रू सॉल्यूशन नहीं रहेगा। आफ्टर दिस टेम्परेचर एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन दिस विल बी एक्टिंग एज एन एसोसिएटेड कोलाइड्स, यानी कि मिसेल। ठीक है, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, उस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन एक ये आता है इसमें, गिव एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस दैट कैन एक्ट, ठीक है, दैट कैन एक्ट एज, ठीक है, क्रिस्टेलॉइड, ठीक है, एज वेल एज कोलाइड्स। यानी कि ऐसा पार्टिकल, ऐसा सब्सटेंस आपको बताना है जो क्रिस्टलॉइड की तरह भी बिहेव करे और कोलाइड की तरह बिहेव करे। तो इसका आंसर क्या है आपका, सोप और डिटर्जेंट। जो सोप होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलॉइड की तरह तब कब बिहेव करते हैं, जब ये आपके पास
क्रिटिकल टेम्परेचर पर नहीं होते हैं और साथ ही साथ क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन पर नहीं होते हैं, तब ये आपके ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकुलर की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पर क्राफ्ट टेम्परेचर और क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन जब रीच हो जाता है, इस लिमिट को ये क्रॉस कर लेता है, तब यहाँ पर एसोसिएशन होता है, एंड आफ्टर एसोसिएशन दिस फॉर्म्स कोलाइड्स। तो ये पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मिसाइल फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ मिसाइल फॉर्मेशन, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर सोप मॉलिक्यूल होता है, ये आपके पास COO नेगेटिव वाला पार्ट होता है, सॉल्ट आयनिक पार्ट 10th क्लास में आप पढ़ेंगे, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर एसोसिएट हो जाते हैं, 10th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, और ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई बात यहाँ पर। तो डायग्राम शोइंग हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड्स। तो हाइड्रोफिलिक एंड कौन सा हुआ, CO नेगेटिव, ये आपका कौन सा है, C17H35 पोर्शन, जो येलो वाला पोर्शन है। ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। इस तरीके से आपका ये होता है। ठीक है, तो क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है, इसे पढ़ लेना। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक आप लोग इसे समझें। ठीक है, इस स्लाइड को देख लें। ठीक है, इसको पढ़ लेना आप लोग इस तरीके से। सो थैंक यू सो मच, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज read these things and watch the video again to try to understand it in a better way. Okay, thank you so much.